हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। बच्चों स्वागत है। मैं उमेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर। आज हम लोग को पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर की। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट आपका, उसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, उसका हमने जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था। साथ में हमने कार्टेशियन फॉर्म देखा था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड टाइप या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। और इसको अच्छे से, इसके वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, साथ में उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका भी हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर आज का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्यों कहा गया, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या समझना है वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्या क्या होता है, इसको मैंने पहले भी लेक्चर में आपको समझाया था कि वेक्टर प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब हम लोग दो वेक्टर का क्या करते हैं, ए और बी का हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करते हैं, कि हमको जो तीसरा वेक्टर मिलता है वो भी एक वेक्टर ही मिलता है। ये आपका एक वेक्टर ही हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से ए लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर ए एंड बी है। अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो ये एक वेक्टर ही प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, क्रॉस ऑपरेटर यूज करते हैं। ये कौन सा ऑपरेटर है, क्रॉस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। जैसे प्लस माइनस करने के लिए हमारा एक डेफिनेट साइन है, उसी प्रकार से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए ये क्रॉस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया कि एक हमको वेक्टर, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, वेक्टर प्रोडक्ट कहा गया। अब बात करते हैं बच्चों कि वेक्टर प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, अब वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, अगर a क्रॉस b अगर आपको निकालना है, a क्रॉस b अगर निकालना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है मॉड ऑफ a वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा n कैप के बराबर होता है। अगर हम लोग दो वेक्टर ले लेते हैं, अगर हम लोग एक वेक्टर a एक वेक्टर b जो कि आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो उनके लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ a वेक्टर डॉट मॉड ऑफ b वेक्टर डॉट साइन थीटा n कैप के बराबर है। अब चूंकि ये वाला पार्ट आप जब देखेंगे क्या है, जैसे हम लोग मॉड ऑफ a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड ही बस बात करना है a वेक्टर की। और इसी तरीके से हम लोग b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी अगर यहाँ पे देखेंगे, ए बी साइन थीटा, ये पूरा पार्ट क्या है आपका, या इस पार्ट को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, a क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी इसको सेकंड फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे a डॉट लगेगा, यहाँ पे डॉट b आपका साइन थीटा n कैप के बराबर होगा। ठीक है, अब चूंकि ये वेक्टर है तो ये कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये तो आपका पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा टर्म ये आपके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है।
ठीक है, जो भी वेक्टर निकल के आने वाला है उसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, और जो n कैप है ये इसके डायरेक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा है। और n कैप आपका है क्या? यहाँ पे n कैप एक यूनिट वेक्टर है। ये आपका n कैप एक यूनिट वेक्टर है। क्यों यूनिट वेक्टर हम लोग इसको कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस a क्रॉस b वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। क्यों यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो n कैप होता है या किसी भी वेक्टर के ऊपर या किसी आपका अल्फाबेट के ऊपर अगर कैप लगा हुआ दिख जाए आपको बुक में, तो आपको वहां पे समझना है कि ये आपके यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा लर्न होना चाहिए, जिससे आप लोग कोई भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपसे पूछता है तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये तो आपका मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया। तो अब आपको समझना ये है कि सर ये डायरेक्शन किस प्रकार से निकलेगी। ठीक है, तो अगर मैं इससे अगर एक क्वेश्चन करता हूं, तो जैसे मान लेते हैं कि मॉड ऑफ ए बी दो वेक्टर हैं, और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 दी गई है, और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 3 है। और लेट कर लेते हैं कि ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आराम से। यहाँ पे रखेंगे a क्रॉस b हमको निकालना है, तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 into 3, और यहाँ पे साइन 30 यहाँ पे रख देंगे, और n कैप आपका उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इसी तरीके से रहने दीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 n कैप आएगा। मतलब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या निकल के आ रहा है? डायरेक्शन भी आएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी, यहाँ पे जो a एंड b के बीच में जो एंगल रखना है हम लोग को, जैसे a वेक्टर है और b वेक्टर है, और इनका हमको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। हमको एंगल थीटा इस प्रकार से मानना है, इस प्रकार से लेना है कि जो थीटा एंगल है a और b के बीच में बनने वाला सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका a और b के बीच में एंगल को इस प्रकार से लेना है कि वो स्मॉलेस्ट एंगल को प्रेजेंट करे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है कि नहीं? सभी लोग बताइए, इतने लोग लाइव है। अब देखिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच के एंगल मतलब थीटा जो है वो शुड बी स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। हमको ए और बी वेक्टर के, बार बार मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब आप डायरेक्शन निकालेंगे ना, तो इस चीज का बहुत बड़ा यूज होगा। ठीक है, हमेशा हम लोग को ध्यान देना है कि जो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है वो स्मॉल होना चाहिए। हम चाहते तो इस प्रकार से भी एंगल ले सकते थे, ए और बी के बीच में इस प्रकार से भी एंगल बना सकते थे, लेकिन ये एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि हमको इनके बीच का सबसे छोटा मतलब इस प्रकार से एंगल लेना है कि इनके बीच में छोटा एंगल बने। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया किसके बारे में? ए क्रॉस बी के थीटा एंगल के बारे में। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये हमेशा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी आप इंपॉर्टेंट दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले तो आपके इंपॉर्टेंट ही हैं। और अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी करके देख लिया, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और हमको क्वेश्चन में क्या करना रहेगा? ए क्रॉस बी अगर आपको निकालने के लिए दे दिया, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? 6 यहाँ पे पहले मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि वही सेम मेथड है आपका स्केलर प्रोडक्ट वाला। स्केलर प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे साइन थीटा है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में आपका कॉस थीटा होता था।
ठीक है। तो वहां से स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में दोनों को फॉर्मूले का कंपैरिजन अगर करते हैं तो क्या है कि यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करवाता हूं आपका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखना चाहिए हम लोग को, क्योंकि फॉर्मूले कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज होकर स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, a डॉट बी इक्वल टू यहाँ पे क्या था मॉड ऑफ a वेक्टर और मॉड ऑफ b वेक्टर और यहाँ पे क्या था cos थीटा था, ठीक है। और यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू क्या है मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर और यहाँ पे हमने क्या लिया है साइन थीटा n कैप लिया है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने से हमको एक मैग्नीट्यूड मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग को एक वेक्टर मिलता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर लगता है ए और बी के बीच में वो क्रॉस लगता है, इसलिए इसको क्या कहा गया क्रॉस प्रोडक्ट कहा गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किसमें यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, स्केलर और वेक्टर के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और n कैप अभी क्या है और किस प्रकार से n कैप को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं बात करूंगा इसके जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। जब मैं a क्रॉस b का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा ना, वहां पे आपको बताऊंगा कि n कैप की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यही चीजें हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट या इसको हम लोग क्या कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, आपका क्रॉस है तो वहां पे वेक्टर रहेगा, डॉट है तो वहां पे स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अ सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज फॉलोज। क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड साइन ऑफ एंड द टाइम्स ऑफ साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। उनके बीच में जो आपका थीटा एंगल बन रहा है उसके बराबर होता है, मतलब बेसिकली इस वाले फॉर्मूले को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है। अब बात करते हैं द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ। अब देखिए यहां से आपको डायरेक्शन इसका सी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब n कैप की वैल्यू आपको पता चल रही है। n कैप आपका हमेशा क्या रहेगा, द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोग कौन कौन से मेथड यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। n कैप आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया गया है कि a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा n कैप, और जिसकी वैल्यू 0 टू पाई तक शिफ्ट हो सकती है या इसके बीच में रहेगी, ठीक है। n कैप आपका जो होता है यूनिट वेक्टर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b आपका कहां पे प्रेजेंट है उसके डायरेक्शन को दिखाता है कौन, n कैप। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास a और b दो वेक्टर है जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं, a और b वेक्टर जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं और इनके बीच में स्मॉलेस्ट एंगल आपका क्या है थीटा यहाँ पे बना हुआ है और ये आपका b वेक्टर है। तो जब भी हमको क्या बताना है n कैप हमको इस प्रकार से लेना है। n कैप निकालने का दो तरीका है, किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़े हैं, राइट हैंड
थंब रूल लगाते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि स्क्रू रूल। स्क्रू किसको कहते हैं हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, पेचकस कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रू रूल क्या होता है और राइट हैंड थंब रूल किस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अब आइए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक और पेन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ ठीक है, तो अब हमको पहले राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपका दो वेक्टर इस प्रकार से दिए गए हैं। ये वाला आपका, इसको नहीं, आप ये वाला एग्जांपल लीजिए तो अच्छे से पहले समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे मान लेते हैं कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, किसी प्लेन में ए और बी वेक्टर आपके इस प्रकार से दिए गए हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने बताया कि जो थीटा एंगल बनता है, ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका ए वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है। बस केवल समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से बनाया है, बाकी आप इसको समझ लीजिए पहले। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, जो ए वेक्टर से बी वेक्टर पे जाने पे बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो राइट हैंड को पहले हम लोग रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे कि जब हम क्या करें, हाथ को बंद करें, हाथ को जब बंद करें तो ये स्मॉलेस्ट एंगल बने। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल थीटा के ही डायरेक्शन में, मतलब थीटा आपका किस प्रकार से बना है, ये ए वेक्टर से बी वेक्टर इस प्रकार से जाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड को ए वेक्टर पे रखेंगे और यहाँ पे इसको हाथ को बंद कर लेंगे। तो जहां पे थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही एन कैप का डायरेक्शन होगा, वही हमारे ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो एन कैप निकालने का तरीका आ गया। ये था आपका राइट हैंड थंब रूल, मतलब इसके आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा। और वहीं पे क्या होता कि अगर ये दो वेक्टर, ये आपका क्या माना था हमने, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर आपके क्या करते, ठीक उल्टे हो जाते। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, राइट हैंड को यहाँ पे रखते हैं। राइट हैंड को क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से रखेंगे कि हमारा क्या हो जाए, तो हम लोग जब इसको यहाँ पे रख के बंद करेंगे तो आपका इसका डायरेक्शन जो आना चाहिए वो डाउनवर्ड आना चाहिए। ठीक है, जब आपका ये बैकवर्ड साइड होगा तो ये डायरेक्शन क्या देगा, डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है या एन कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एन कैप को दिखा रहा है या ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखा रहा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो पता ही हो गया, उसका डायरेक्शन किस साइड लग रहा है, तो ये अपवर्ड की साइड लग रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल तो आई होप कि आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल हम लोग को इस प्रकार से दो वेक्टर के बीच में हैंड को रखना है कि उसके बीच में स्मॉलेस्ट एंगल बने। या हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, इस प्लेन पे इस प्रकार से रखा गया है। कोई प्लेन मान लीजिए कि आपका इस प्रकार से इस पे बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो जब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कॉपी है आपकी, और यहाँ पे आपका क्या बनाया गया है, इस प्रकार से ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके रखे गए हैं। तो ए बी वेक्टर जब रखे गए हैं तो राइट हैंड को अपने ए वेक्टर पे रखना है और उसको हाथ को बंद करना है। तो जिधर इसका डायरेक्शन आता है वही इसका ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखाएगा। मतलब इससे बाहर की तरफ आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा।
या हम लोग n कैप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो n कैप का हमने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी निकाल लिया था। कैसे निकाला था हमने? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। क्या है? मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा। ये वैल्यू तो हमको पता थी, n कैप आपका इसका डायरेक्शन को बताता है, तो n कैप की वैल्यू आपकी यहां से आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग, यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब क्या हो गया कि जो a क्रॉस b है, यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि a क्रॉस b वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा किसके? a वेक्टर के। एंड जो a क्रॉस b वेक्टर होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? किसके? b वेक्टर के। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो a वेक्टर है इसके भी परपेंडिकुलर ये लाइन है, और ये जो b वेक्टर है इसके भी परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अभी जब आगे के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना तो वहां पे आपको बहुत बड़ा यूज होगा इसका। ठीक है, तो एक मिनट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया कि नहीं? सब लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब a क्रॉस b होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? a वेक्टर के, b वेक्टर के। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। या अगर हम लोग a क्रॉस b को क्या मान लेते हैं, अगर a क्रॉस b वेक्टर है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो आंसर आया है, जो इसका रिजल्ट आया है वो c वेक्टर आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे कि c वेक्टर जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर के, और c वेक्टर जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के। ये भी आपको कई बुक में इस प्रकार से भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग वहां पे मतलब आपको समझना है कि जो a क्रॉस b हम लोग निकालेंगे उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर के भी और b वेक्टर के भी। यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये था आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मेथड है आपका स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से हम लोग कैसे डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे या a क्रॉस b की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करना है, a b दो वेक्टर हैं, मान लीजिए कि ये आपके दो वेक्टर्स हैं, ए बी दो वेक्टर इस प्रकार से दिए गए हैं। और अगर हम लोग क्या करते हैं, एक थर्ड पेन ले लेते हैं, रुकिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे स्क्रू रूल लगाना है। मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आपको स्क्रू रूल लगाना है। मतलब पेचकस हम लोग चलाते हुए कई लोग को देखे ही होंगे या आप खुद ने चलाया होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग पेचकस को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, जब पेचकस को, किसी भी पेचकस को जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो क्या होगा, जब आप लोग क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ आपका क्या चला जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग, और अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये क्या होता है, ये बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो ये होता है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। ए बी दो वेक्टर है, इसके छोटे, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी के छोटे से एंगल पे क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से ए, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रू को रखना है। स्क्रू को रख के अगर आप लोग क्या करेंगे, छोटे एंगल की तरफ आपको इसको घुमाना है। तो यहाँ से एंगल यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए से बी के बीच में एंगल बना हुआ है जो कि यहाँ पे है आपका
तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू को क्या करेंगे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ आएगा, और जिस तरफ ये जाएगा वही आपका A क्रॉस B का डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि हमने क्या राइट हैंड थंब रूल से भी यही चीज निकाली थी। ठीक है, ठीक है, तो यहां से वही कॉन्सेप्ट है, बस आपका यहाँ पे रूल अलग अलग यूज किया गया है। तो स्क्रू रूल लगाने के लिए जब आपका क्लॉकवाइज चलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लॉकवाइज होगा, तो आपको क्या करना है, ये स्क्रू क्या करेगा, बाहर की तरफ आएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो स्क्रू क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग दोनों मेथड से A क्रॉस B वेक्टर किस तरफ प्रेजेंट है, उसका डायरेक्शन क्या है, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। आई होप कि अब आपको ज्योमेट्रिकल या एनकैप की वैल्यू निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन को देखते हैं, अगर A वेक्टर B वेक्टर मान लीजिए इस प्रकार से है, और थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 30 डिग्री माना है हमने, और A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना माना था हमने, 4, और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या माना था, 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके छोटे एंगल पे राइट हैंड को रख के इसको बंद करेंगे, तो जो इसका डायरेक्शन आएगा, ये मान लीजिए दो वेक्टर इस प्रकार से हैं, ये आपके इस प्रकार से हैं, अगर इस प्रकार से दिए गए हैं दो वेक्टर इस प्रकार से, तो यहाँ पे राइट हैंड को यहाँ पे A वेक्टर पे रख के इसको बंद करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन कैप को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आउटवर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, उसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसके स्पेशल केसेस थोड़े से देख लेते हैं। स्पेशल केसेस आपके यहां से स्टार्ट होते हैं। स्पेशल केसेस अब यहां से आपका स्टार्ट हो गया। अब स्पेशल केसेस इसके जान लेते हैं कौन कौन से हैं। जब आपका वही सेम केसेस लगाएंगे, तीनों केस जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में लगाया था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला, तीनों केस यहाँ पे अप्लाई करिए। क्या होता है फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे थीटा हमने कितना माना है, 0 डिग्री यहाँ पे माना है, तो एन 0 डिग्री एन कैप हो जाएगा, और 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो 0 के फॉर्म में निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो 0 निकल के आया है, ये क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 0 होगा। इस 0 वेक्टर का मतलब क्या होता है, 0 वेक्टर एक टाइप होता है वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। मतलब इनिशियल और फाइनल आपका मतलब जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वाली जो लाइन होती है, वो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के बराबर होता है, लेकिन इनका कुछ डायरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये आपका 0, ये टोटली 0 नहीं है, ये आपका 0 वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया A क्रॉस B जब आपका क्या हो, थीटा 0 डिग्री हो। सेकेंड टाइप, जब व्हेन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाए 90 डिग्री, यहां पे आपको 90 डिग्री रखना है। एक मिनट इरेज करके ही बना देते हैं। अब यहाँ पे थीटा हम लोग को क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर साइन 90 n कैप के बराबर हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B n कैप के बराबर, जिसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया,
यहाँ पे ए बी एन कैप के बराबर आ गया। ठीक है, मतलब अगर हमको दो वेक्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका उनका डायरेक्शन या उनका एंगल दिया रहेगा 90 डिग्री है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। जब इनके बीच में 90 डिग्री बनेगा तो क्या आएगा, वो वेक्टर आपका ए और बी का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन आएगा और एन कैप, बस केवल वहां से आपका जो साइन वाला टर्म है वो आपका यहां से हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट है, जब थीटा इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। हाँ, राधे राधे बीना। यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन 180 डिग्री एन कैप के बराबर होगा। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वेक्टर आएगी। ठीक है, तो जब भी आप वेक्टर प्रोडक्ट करिए, अगर वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो वहां पे टोटली 0 नहीं लिखना है, वहां पे 0 वेक्टर लिखना है। ठीक है, 0 वेक्टर लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कितनी डीपली स्टडी की है। ठीक है, वैसे बच्चे लिखते नहीं है 0 वेक्टर, लेकिन अगर आप 0 वेक्टर लिखते हैं तो आपका टीचर समझेगा कि आपने कितनी डीपली स्टडी की है और कितना अच्छे से आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये हो गए इसके स्पेशल केसेस, 3 केसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, यहाँ पे किस लिए नहीं करता है, इसको हम लोग प्रूफ करके भी देख सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, हमको मान लेते हैं कि यहाँ पे a क्रॉस b की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर और साइन थीटा एन कैप के बराबर आई। और अगर हम लोग b क्रॉस a करेंगे मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर, यहाँ पे साइन थीटा एन कैप के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जब भी हम लोग इसका अगर मान लेते हैं कि मॉड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू है वो आप 4 लिख लीजिए, मॉड ऑफ b वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मान लीजिए, तो आपका कितना यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्रॉस b साइन थीटा एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 6 एन कैप के बराबर आएगी और b क्रॉस a की वैल्यू जो आएगी वो भी 6 एन कैप के बराबर आएगी। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों नहीं बराबर होंगे, यहाँ आ जाता है यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, इसके लिए जो अगर मान लीजिए अगर इसके लिए डायरेक्शन या एन कैप आपका क्या आता है, अपवर्ड आता है। अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर इस प्रकार से हैं कि इसका एन कैप जो है, जो इसका डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, वो अपवर्ड की तरफ आता है, तो बी क्रॉस ए जब करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे जब ये डाउनवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, अगर इनको बराबर भी हम लोग को दिखाना है तो किस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, a क्रॉस b, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं, a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू जब ये बराबर होंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है,
तो ये तरीका है हम लोग को कम्यूटेटिव लॉ तो ये होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से दो तीन फॉर्मूले हम लोग को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक तो फॉर्मूला ये है कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का टर्म यूज हो रहा है इसलिए। और यहाँ पे अगर इनको बराबर भी दिखाना है तो यहाँ पे निगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। और क्या होगा, और यहां से हमको क्या मिला कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है। मतलब दो वेक्टर का, यहाँ पे दो वेक्टर हैं और उनका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसके अपोजिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके अपोजिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जो मैग्नीट्यूड a क्रॉस b वेक्टर का आएगा और जो मैग्नीट्यूड b क्रॉस a वेक्टर का आएगा वो दोनों सेम होगा। ठीक है, तो यहां से दो फॉर्मूले आपको ये भी आपको याद रखने हैं कि हम लोग का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो आपका डायरेक्शन होगा वो दोनों में डिफरेंट होगा। और जब डायरेक्शन दोनों डिफरेंट होगा, अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर, अगर ए वेक्टर को अपोजिट दिखाना है तो वहां पे नेगेटिव साइन ऐड करना पड़ता है। इसी प्रकार से मैंने आपको वेक्टर एडिशन में कई सारे आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, वहां पे बताया था मैंने कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर निकले थे। वेक्टर सब्सट्रैक्शन जब मैंने आपको बताया था तो वहां पे अच्छे से आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, आते हैं सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में आपको ये कम्यूटेटिव बस बताना है। अगर मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको एग्जाम में लिखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का सारे डिफिनीशन, उसके फॉर्मूले, उसके डायरेक्शन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आइएगा स्पेशल केस लिखने के बाद प्रॉपर्टीज, अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो कैसे लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का ये वाला फॉर्मूला दिखा दीजिएगा और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला वहां पे लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो फॉलो करता है, हाँ, a क्रॉस b प्लस c अगर है तो a क्रॉस b और a आपका क्या होगा, a क्रॉस c आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपका सही है। और यहाँ पे a प्लस b क्रॉस c प्लस d, अगर चार वेक्टर है, दो दो वेक्टर का आपस में एडिशन, यहाँ पे देखिए एडिशन रहेगा, मिस टाइप हो जाता है कभी कभी, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग एडिशन लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चार वेक्टर हैं, अगर दोनों दो दो वेक्टर को आपस में पेयर करके एडिशन करने पर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये भी आपके किसको फॉलो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे। तो a क्रॉस c, फिर a का d के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर b का c के साथ होगा जो कि यहाँ पे लिखा है, b का d के साथ होगा, जो ये वाला फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका क्या पूछ सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़े आपको, अगर ये सभी चीजें लर्न रहेंगी तो आप लोग ये सब लर्न नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन अगर लगाएंगे ना तो कभी भी आपको ये सभी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो भी बुक है आपके पास उससे क्वेश्चंस लगाइए, या उससे क्वेश्चन जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर a क्रॉस a वेक्टर, मतलब किसी सेम वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं, सेम अगर a वेक्टर है उसी के साथ क्या करवा देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a वेक्टर साइन थीटा n कैप हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है, मॉड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब मॉड ऑफ a का स्क्वायर और साइन थीटा, ये आपस में कितना का एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर किसी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है। ठीक है, बेसिकली 0 हम लोग कहते हैं लेकिन होता वो वेक्टर है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको यहां तक की चीजें क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप क्रॉस प्रोडक्ट की किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या निकल के आएगा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वही कार्टेशियन फॉर्म आप ले लीजिए। यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के जे कैप और के कैप लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस पे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के लिए हमने आपके यूनिट वेक्टर लिख लिए हैं। यहाँ पे आई कैप को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये आपका आई कैप था। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं हमेशा आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। चाहे आई और जे को ले लीजिए, चाहे जे को और के बीच में देखिए, या के से आई के बीच में देखिए, किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट बताया कि जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा आपस में, जब ए और बी वेक्टर, दो वेक्टर क्या हो, आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे स्पेशल केसेस में, ठीक है। जब यहाँ पे 90 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, पहले हम लोग सेम आपका यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, तो क्या आएगा, आई कैप का मॉड और आई कैप का मॉड आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0। अगर दोनों सेम वेक्टर लेते हैं तो थीटा एंगल कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि सेम वेक्टर अगर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे n कैप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, I की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, I का मैग्नीट्यूड इसका भी 1 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आपका 1 होता है, सॉरी आपका 0, सॉरी यहाँ पे आपको दोनों वेक्टर आपके 0 डिग्री के आएंगे, हाँ यहाँ पे 0 हो जाएगा और n कैप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सारों को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब I का I के साथ क्रॉस करवाइए या J का J के साथ क्रॉस करवाइए, ये भी वैल्यू 0 होगी, और K का K के साथ क्रॉस करवाइए तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। जब आप पिछला लेक्चर आप अगर देखे होंगे तो आपको यहाँ पे भी समझने में और ज्यादा आसानी हो रही होगी। मतलब अगर सेम क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, तो वहां पे वैल्यू 0 निकल के आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट लेते हैं, अब आइए हम लोग बात करते हैं, अगर डिफरेंट हो, आई क्रॉस जे हो, आई का जे के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। जब दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, साइन होगा, साइन 90 डिग्री यहाँ पे n कैप के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर कहीं पे भी दिख जाए आपको, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। साइन 90 की वैल्यू 1, n कैप आ जाएगा। मतलब आपका जो I क्रॉस J है, I क्रॉस J है, वो आपका हमेशा किसके बराबर आएगा, n कैप के बराबर आएगा। मतलब जो I क्रॉस J का जो डायरेक्शन होगा, I क्रॉस J का डायरेक्शन अगर हमको निकालना है तो मैंने बताया था कि A क्रॉस B का आपको क्या बताना है, डायरेक्शन अगर बताना है तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा हम लोग को लाइन चूज करना है जो कि क्या हो, I और J दोनों के परपेंडिकुलर हो। मैंने थीटा की वैल्यू बताई है ना आपको, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बताया कि आपका ऐसा हमको डायरेक्शन लेना है
जो कि I के भी परपेंडिकुलर हो, J के भी परपेंडिकुलर हो, तो वही I क्रॉस J कैप का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो I के परपेंडिकुलर K है, J के भी परपेंडिकुलर K है, तो आपका क्या हो जाएगा, या तो बेसिकली एक्स वाई जेड एक्सिस आपके किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपका इस प्रकार से है। तो हम लोग आई और जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस ए वेक्टर के पास या आई कैप के पास हम लोग हैंड को रखेंगे अपने, और स्मॉलेस्ट एंगल पे हम लोग क्या करेंगे, हाथ को बंद कर लेंगे। तो जो ये डायरेक्शन निकल के आ रहा है आउटवर्ड की तरफ, मतलब जेड एक्सिस के तरफ जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो वही सारा मेथड है जो हमने पीछे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे एन कैप आपका क्या हो जाएगा, के कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आई क्रॉस जे कैप लिखना है तो ये के कैप के बराबर होता है, और अगर हम लोग जे से के के बीच में करा रहे हैं क्रॉस, जे से के के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो आपका क्या आना चाहिए, जब जे के होगा तो ये डायरेक्शन निकल के आएगी आई कैप वाली। ठीक है, इसी तरीके से के और आई रहेगी, के कैप क्रॉस आई कैप रहेगी, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है तो हमेशा ये वाले फॉर्मूले आपके यूज होंगे। हाँ, अब एक बात और मैं बता दूं कि आपका, हम लोग जानते हैं कि जो आपका, अगर हम लोग क्या कर देते हैं, जे क्रॉस आई, जो पहला है यहाँ पे आपका क्या है, आई क्रॉस जे है, और हम अगर जे क्रॉस आई का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। वहां से हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जे क्रॉस आई कैप के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू के कैप आई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के कैप हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपने अभी हमने बताया था, वही सारी फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो मतलब कभी भी अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका अगर ऑर्डर अपोजिट करते हैं तो वहां पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। जे कैप क्रॉस आई कैप अगर करते हैं तो यहाँ पे माइनस के कैप आएगा, अगर के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू निकालना रहे तो माइनस आई कैप आएगा, और अगर आई कैप क्रॉस के कैप निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप आएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको हर क्वेश्चन में यूज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। जब भी हम लोग किसी क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज करने पर हमारा एक नेगेटिव साइन वहां पे लगाना पड़ेगा, और ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका ए क्रॉस बी निकल रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे आपको ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, और इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए, या तो इसी जगह बात करते हैं तो आपको याद भी रहेगा यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आई कैप है, ये आपका जे कैप है, और यहाँ पे के कैप बना लीजिए। कोई भी क्वेश्चन करिए, ये तीनों आप इस प्रकार से बना लीजिए। जब आप देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और यहां से यहां तक, जब आप आई से जे जा रहे हैं, जे से के जा रहे हैं, के से आई जा रहे हैं, तो अगर आई से जे जा रहे हैं तो इनके बीच जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा, अगर क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, नेक्स्ट जो वेक्टर रहेगा, आई क्रॉस जे करते हैं तो इसका नेक्स्ट वेक्टर के कैप है, तो के के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां से
K से J जाते हैं और J से I जाते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे? निगेटिव के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करिए, अभी जब आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना तो वहां पे हमेशा यूज होगा। देखिए यहाँ पे I J K इस प्रकार से बना लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को करने जाइए, ये बना लीजिए, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू लगाना है। दूसरा जो उन दोनों के अलावा जो वेक्टर होता है, तीसरा वेक्टर का लिखने के बाद जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में या कह लें कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम लोग को नेगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है, ये इसका ट्रिक है, इसको याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सारी वैल्यू जब I क्रॉस J निकालोगे ना तो सेम आएगा। I क्रॉस J देखिए यहाँ से निकालिए, K कैप आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर J क्रॉस I निकालते हैं तो यहाँ पे निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होता था निगेटिव, यहाँ पे J क्रॉस I की वैल्यू देखिए निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए वेक्टर है जो कि इस प्रकार से दिया गया है, ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और बी वेक्टर हमारा दिया गया है bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ठीक है, इस प्रकार से अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया गया है तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम लोग को कैसे करना है, ये आपका जो आपका प्रूफ है, एक टाइप से प्रूफ कह सकते हैं, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग ए क्रॉस बी निकाल सकते हो। ठीक है, ax I कैप प्लस ay j कैप और प्लस az k कैप। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, bx I कैप by j कैप bz k कैप। ठीक है, ये हमको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो कैसे करना पड़ेगा, ax, क्योंकि आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ax का इसके साथ मल्टीप्लाई, ax का इसके साथ मल्टीप्लाई, ax का इसके साथ मल्टीप्लाई। आइए करते हैं, देखिए ax का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ax, यहाँ पे bx है और यहाँ पे क्या होगा, I और I का डॉट हो जाएगा। एक करके मैं दिखा दे रहा हूं और बाकी दोनों को उसी तरीके से मैं लिख लूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा, दोनों को आपको लिख लेना है पहले। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, ax I कैप का अब हम लोग क्या करेंगे, by के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, I करते हैं, ax by यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे I क्रॉस j आ जाएगा, I क्रॉस j कैप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I है और j, ये कभी मत करिएगा कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो j को पहले लिख दिया, I को बाद में लिख दिया। अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसी ऑर्डर में यूनिट वाइज जो आपका पहले है वही पहले लिखना है। ऑर्डर चेंज करोगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ax I कैप का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, bz k कैप के साथ, तो ax I कैप, सॉरी यहाँ पे bz लिख दीजिए और I कैप क्रॉस k कैप, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक की वैल्यू मैं कर दे रहा हूं, बाकी दोनों की मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा। इसका फॉर्मूला क्या आएगा मैं अभी आपको बता भी दूंगा। ठीक है, ax bx की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, I क्रॉस I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डॉट 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 लगा देता हूं कि अभी और आगे भी है, क्योंकि आप ay के साथ करोगे फिर az के साथ करोगे। ठीक है, इतना लेंदी नहीं करते हैं क्योंकि हमको दूसरे मेथड से करना है इस क्वेश्चन को, तो पहले इसको समझ लेते हैं। I क्रॉस I की वैल्यू क्या होती है, सेम सेम है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 हो गया। ax
बी वाई है। आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, हमने बताया कि किसी भी क्वेश्चन को करिए आई जे के इस तरीके से बना लीजिए। आई से जे जा रहे हैं हम लोग, आई से जे जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा के कैप आ जाएगा। इसी तरीके से ए एक्स बी जेड हमको निकालना है। ए एक्स बी जेड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के करना है, आई से के में जाना है। देखिए यहाँ पे आई से के में जाना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस जे कैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जे कैप तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे ये हमने निकाला ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ये जो वैल्यू निकाली है इसी तरीके से तीनों की वैल्यू निकल के आपकी इस तरीके से आएगी। जब ए वाई के साथ करोगे, ए जेड के साथ करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। ए वाई के साथ करोगे तो पहले जे और जे वाला पहले ही जीरो कर देना, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा, जो कि मैं इस मेथड से, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसी मेथड से करना है हमेशा। अगर ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हो और आपको ए क्रॉस बी कंपोनेंट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो, तो पहले क्या लिखना है आपको, आई कैप लिखना है, जे कैप लिखना है, के कैप लिखना है। ये फिक्स है, किसी भी क्वेश्चन को करने जाइए पहले ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिख लीजिए। फिर यहाँ पे नंबर्स क्या क्या है, ए एक्स यहाँ पे है, ए वाई यहाँ पे है, ए जेड है, यहाँ पे तीनों को लिख लीजिए। इसी के नीचे ए एक्स ए वाई ए जेड को लिख लीजिए। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्या है, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब यहाँ पे भी बी एक्स बी वाई बी जेड लिख लीजिए, यहाँ पे तीनों को लिख लीजिए। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमको अगर आई कैप लेना है, आई कैप को लीजिए। आई कैप को लेने के बाद इस कॉलम को और इस कॉलम को और इस वाले रो को बंद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों को अगर मैं छिपा दूं, ये आपका छिप जाएगा तो ये चारों बचेंगे, ये आपका चारों बचेगा, इस तरीके से ये चारों बचेंगे। तो अगर इनका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार से करेंगे, मतलब ए वाई का बी जेड के साथ करेंगे और ए जेड का बी वाई के साथ कर देंगे, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में आपका यहाँ पे प्लस वैल्यू होती है, यहाँ पे माइनस वैल्यू होती है, यहाँ पे प्लस होती है, और यहाँ पे क्या होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आता है। इस तरीके से ये ऑर्डर आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। तो नीचे वाले को आपको ध्यान नहीं देना है, बस केवल आपको ऊपर वाले लाइन में ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस होता है, जे वाले पे बस माइनस रहता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जब भी जे कैप आप लिखोगे तो पहले ही माइनस लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए क्या करना है, इस वाले कॉलम इस वाले रो को बंद करिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड हो जाएगा, ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए जेड बी एक्स हो जाएगा, ए जेड बी एक्स, ठीक है यहाँ पे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो बीच में हमेशा क्या लगता है, नेगेटिव साइन लगता है। तो इसी तरीके से आगे के यहाँ पे प्लस है तो प्लस पहले लगा लेंगे, के कैप लगा लेंगे। अब देखिए क्या होगा, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को हम लोग बंद कर देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स, यहाँ पे माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करोगे, हमेशा ए क्रॉस बी को हमेशा इसी प्रकार से आप लोग को निकालना है। ये क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है। याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को, जब आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा ना तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। या इसी जगह हम लोग एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ए वेक्टर आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप है, और बी वेक्टर आपको इस प्रकार से दिया गया है, i कैप प्लस 6j कैप और प्लस k कैप। ये वैल्यू आपको दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे, क्या निकालोगे, a क्रॉस b वेक्टर, यहाँ पे
आई कैप जे कैप प्लस के, सॉरी यहाँ पे पहले ही आप के कैप यहाँ पे तीनों बना लीजिए। यहाँ पे सारी मैग्नीट्यूड को रखते हैं 3 4 1, यहाँ पे क्या है 3 4 1, यहाँ पे क्या है 1 6 1, यहाँ पे 1 6 1 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई वाले को लेंगे, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 1 जा 4, यहाँ पे 6 1 जा 6 माइनस 6 आ गया। यहाँ पे पहले से ही माइनस रहता है जे वाले में तो माइनस जे कैप लगाएंगे और इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे तो 3 का 1 के साथ 3 और 1 का 1 के साथ 1, और इसी तरीके से के कैप वाले को लेंगे और इसके रो और कॉलम को बंद कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 आई कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -2 जे कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +14 के कैप। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ना कि जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो एक वेक्टर ही हमको मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया था जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका। इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, एक तो ये मेथड है, इस मेथड से भी जब आप सॉल्व करोगे ना तो लेंदी जाएगा ये प्रोसेस, और यहाँ से भी सेम फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला निकल के आया है वही ये वाला भी फॉर्मूला वहां पे भी निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कार्टेशियन फॉर्म में आपको सॉल्यूशंस करने हैं। अब बात करते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, और इनके बीच में ये आपका थीटा एंगल बना हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दिखाइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग को पता है पहले से ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये फॉर्मूला आपको सबको पता होगा। देखिए दो वेक्टर, अगर ये आपका ट्रायंगल है जिसमें दो साइड किसी दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हों और आपसे पूछ रहा है कि उसका एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे पहले डॉटेड करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इस ए वेक्टर पे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इस बी वेक्टर का अगर ए वेक्टर पे यहाँ का बेस वाला कंपोनेंट देखेंगे, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट हमने कंपोनेंट लिखने बहुत बार बता चुका हूं मैं, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉस लेंगे, यहाँ पे साइन लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। या इसको कंप्लीटली लिख लेते हैं, नहीं तो बी आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। बेस इंटू हाइट। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बेस, यहाँ से क्या निकल के आएगा, बेस इसका क्या है, यहाँ पे बेस ये पूरा है तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है। बेस इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइट निकालते हैं, इसको हाइट को निकालो, इसका हाइट कितना है, यहाँ तक हाइट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसका ये पूरा क्या है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब बी वेक्टर का मॉड और साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ बी वेक्टर को बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी साइन थीटा है तो इसको मॉड ऑफ बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, ये देखिए आपका क्या निकल के आ गया,
ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाइए, अगर दो वेक्टर किसी दो साइड ऑफ ट्रायंगल को दिखा रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखिए, इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालने के लिए बोल दे, ठीक है, अब इसका हम लोग इसी क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब a क्रॉस b का जब भी मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो देखिए क्या करना होगा, अंडर रूट वही मेथड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और प्लस az स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए ax की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ का जो मैग्नीट्यूड आया है -2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है -2 है तो यहाँ पे भी -2 मतलब 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 14 है तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर रख दोगे तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, प्लस आपका कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे 16 और आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा 6 9 196 यहाँ पे लिख दोगे, और 196 में 8 प्लस कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 204। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर n कैप भी होता, किसी तरीके से अगर यहाँ पे n कैप भी होता तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड हटा देते a क्रॉस b लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन का कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो इसलिए मॉड ऑफ a क्रॉस b लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग अगर दो साइड दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और आपसे पूछ रहा है कि उसका एरिया निकाल के बताइए, डायरेक्ट मेथड लगाइएगा, a क्रॉस b निकालना है आपको। a क्रॉस b निकालने के बाद उसको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, उसको 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। पैरेललोग्राम अगर दो साइड जो कि वेक्टर से दिखाए गए हैं तो इन दोनों को हमको क्या बताना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। तो पैरेललोग्राम बनाने का तरीका हमने बताया था, ये आपका दो वेक्टर इस तरीके से डॉटेड बना लीजिएगा। यहाँ पे ये मान लीजिए a वेक्टर से, ये b वेक्टर से, और ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो अगर आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए बेस यहाँ पे कितना है, यहाँ से आप लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बेस इसका मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है, इनटू हाइट क्या होगा, हाइट यही जो परपेंडिकुलर वाला टर्म है यही। तो यहाँ पे अगर यहाँ वाला कंपोनेंट देखेंगे b का तो b cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे b sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वही वैल्यू रख देंगे, b आपका sin थीटा के बराबर हो गया, तो ए बी sin थीटा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे n कैप नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे करना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस मेथड से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी यहां तक की चीजें। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का मेथड, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई होप कि आप लोग आराम से निकाल लोगे। ठीक है, या तो मैं इसी क्वेश्चन को बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है, अगर ये वाला क्वेश्चन ए और बी वेक्टर दिया गया है और इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं किसी दो साइड ऑफ ट्रायंगल को दिखा रहे हैं, तो पहले क्या करोगे, a क्रॉस b निकालोगे। इसका a क्रॉस b निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे a क्रॉस b का। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे
तो क्या करना है यहाँ पे 1/2 a क्रॉस b का मॉड रख देना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड कितना है √204। इसको सॉल्यूशन कर लो, यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, a क्रॉस b वेक्टर का क्या होता है, मॉड होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा √204 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। बाकी अगर कंपोनेंट फॉर्म में इस टाइप का कोई भी आपका दिख जाता है क्वेश्चन, तो आई होप कि अब आप लोग कर लोगे, क्योंकि सारे मेथड, सारे जो कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे रिमाइंड करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से करा दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर एंड होता है, खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। अगर जो बच्चे ये वीडियो आप YouTube पे हालांकि देख ही रहे होंगे, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हमारे DNS एजुकेयर एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी हैं। कौन सा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे DNS एजुकेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे BSc मैथमेटिक्स, BSc बायोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर और बीकॉम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये सारे कोर्सेज, खासकर BSc मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका स्टैट, इन चारों सब्जेक्ट की क्लासेस आपके, जो भी आप 3 सब्जेक्ट आपने लिया होगा उसके लिए केवल आपको 1250 चार्ज किया जाएगा। वन टाइम पेमेंट है, ये वन टाइम पेमेंट है, इसके बाद आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा और वहां पे तीनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ तक रहेगा, मतलब 3 मंथ में इस सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं होते तब तक आपको हेल्प मिलेगा। और किसी जानकारी को, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके पूछ सकते हो। और ये सारे आपके क्लास के फीचर्स मिलेंगे। कौन कौन से, आपको डाउट सेशन होगा, उसके साथ एक यूनिट आपका एंड होता है तो उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा। जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा उसके हिसाब से उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यही था बच्चों आज के लेक्चर में। ये आपका यहाँ पे 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपका यहाँ पे एंड होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे कि जहां पे डॉट और क्रॉस दोनों आ जाए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आपस में आ जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में आपको ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।